हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। जिस हिसाब से आप सभी को पता होगा कि हम बेसिक इलेक्ट्रिकल के प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन अपन कर रहे हैं जो भी आपके एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, इलेक्ट्रिकल के जो भी बेसिक क्वेश्चन आपके आए हुए हैं, बेसिक इलेक्ट्रिक से रिलेटेड सारे क्वेश्चन को हम प्रीवियस सारे के सारे उसकी एक सीरीज हमने स्टार्ट की है, जो कि पिछली सीरीज में हमने 20 क्वेश्चन तक उसको सॉल्व कर लिया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ जाकर उसको पहले आप देख सकते हैं। ठीक है, और ये सारे वह क्वेश्चन है जो कि आपके एग्जाम में कहीं ना कहीं किसी स्टेट के या फिर किसी भी ऑल ओवर द इंडिया से, जहाँ से बेसिक इलेक्ट्रिकल के जो ITI एग्जाम के लिहाज से जो एग्जाम देते हैं, उसमें कहीं ना कहीं एग्जाम आए हैं। तो यही क्वेश्चन आपके क्या है, बार बार रिपीट भी होंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको प्रीवियस ईयर के सारे क्वेश्चन आपको खुद से लगा के ही जाना है कोई भी एग्जाम में। और आपको मैं एक और बता दूं, आपको डेटा वाइज अगर आप देखोगे तो बेसिक इलेक्ट्रिकल से सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के अंदर। तो होप सो और ये भी आपके रिपीट होने की ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रहेगी। चलिए टाइम वेस्ट ना करते हुए क्वेश्चन नंबर 21 का हम स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो पैसिव एलिमेंट, क्वेश्चन नंबर 21 आपका क्या कह रहा है? पैसिव एलिमेंट इन अ सर्किट इज वन बिच। पैसिव एलिमेंट और इनमें से कौन सा है, मतलब जो आपको पता होना चाहिए। पैसिव और एक्टिव एलिमेंट, दो टाइप के आपके एलिमेंट होते हैं। आपके एक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो क्या कहते हैं, आपको एनर्जी देते हैं। ठीक है, और जो पैसिव जो एलिमेंट होते हैं वो क्या करते हैं, आपकी एनर्जी को खाते हैं। तो इसमें क्या पूछा गया है, तो पैसिव एनर्जी पूछी गई है। तो पैसिव एनर्जी क्या करते हैं, आपकी रिसीव करते हैं सप्लाई को। ठीक है, तो आपका क्या करते हैं, रिसीव करते हैं, मतलब खाते हैं। तो रिसीव करते हैं, तो इसका ऑप्शन से आंसर क्या हो जाएगा, पहला ही आपका हो जाएगा। सप्लाई वाला ये कौन सा होता है, ये आपका एक्टिव एलिमेंट होते हैं। ठीक है, ये एक्टिव होती है। ठीक है, ये एक्टिव होती है। जो पैसिव जो होते हैं वो क्या आपकी एनर्जी को खाते हैं, मतलब एक तरह से रिसीव करते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन काफी बनता है एक्टिव और पैसिव एलिमेंट से, तो ये आपको कभी भूलना नहीं है। ठीक है, तो जैसे कि इस चार्ट के अंदर भी आपको दिया हुआ है, जो पैसिव एलिमेंट के जो एग्जांपल होते हैं वो आपका रेजिस्टेंस, इंडक्टर, कैपेसिटर, तीनों ही आपके पैसिव एलिमेंट के एग्जांपल है। और एक्टिव एलिमेंट के आप देखोगे तो वोल्टेज सोर्स, करंट सोर्स, ये सारे आपके क्या है, एक्टिव एलिमेंट के सोर्स के एग्जांपल है। और ट्रांजिस्टर, बैटरी, जनरेटर, ये आपके सब एक्टिव एलिमेंट में आते हैं। और एम्पलीफायर इसमें ऐड कर लीजिए, क्योंकि एम्पलीफायर से भी कभी बार पूछा गया, काफी बार पूछा गया। एक्टिव एम्पलीफायर जो है आपका कैसा एलिमेंट है, एक्टिव है या पैसिव है? ये आपका क्या है, एम्पलीफायर आपका एक्टिव एलिमेंट है। ट्रांसफार्मर आपका कैसा है, आपका एक्टिव एलिमेंट है। ये हमेशा पावर देते हैं। ठीक है, तो इनको आपको भूलना नहीं है, इनको आपको याद रख लेना है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन तो आपको पता ही होगी। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। टू डिटरमाइन द पोलरिटी ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप, मतलब किसी वोल्टेज ड्रॉप की पोलरिटी अपन को निकालने के लिए कहिए अक्रॉस द रजिस्टर, इट इज नेसेसरी टू नो। उससे पहले अपन को क्या कुछ पता होगा। देखो, अगर आपको किसी वोल्टेज ड्रॉप में पोलरिटी निकालनी है, उसका मतलब पोलरिटी का मतलब प्लस माइनस आपको निकालना है, तो वो उसके लिए आपको अगर डायरेक्शन ऑफ करंट, अगर आपको डायरेक्शन आपको पता होगी उस वोल्टेज ड्रॉप के अंदर, तो आप उसकी पोलरिटी इजीली निकाल सकते हो। तो इसमें इन ऑप्शंस में से सबसे पहले अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिख रहा है तो अपन निकाल लेंगे। वैल्यू ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, डायरेक्शन ऑफ द करंट थ्रू द रजिस्टर। तो आपको वैल्यू नहीं पता होना चाहिए करंट की, कितनी करंट आपको फ्लो हो रहा है उसके अंदर, इससे मतलब नहीं है। आपको डायरेक्शन पता होना चाहिए, किस डायरेक्शन में फ्लो हो रही है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन भी है। डायरेक्शन ऑफ करंट थ्रू द रजिस्टर, आपका ये पता होना चाहिए कि आपकी डायरेक्शन क्या है, करंट की डायरेक्शन क्या है। आपको अमाउंट ऑफ करंट से पता नहीं होना चाहिए। ऐसे कि अब आपको यहाँ पर डायरेक्शन पता चल जाएगी, तो यहाँ पर आप इसकी पोलरिटी आप इजीली निकाल सकते हैं। ठीक है, वो इजीली पोलरिटी निकल जाएगी। तो अच्छा क्वेश्चन था। तो डायरेक्शन ऑफ करंट टू द रजिस्टर, इसका आंसर हो जाएगा सिंपली। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 23 है। अ नेटवर्क विच कंटेन वन और मोर देन वन सोर्स ऑफ ईएमएफ नोन एज। आपके जो नेटवर्क होते हैं, जो आपका ईएमएफ सोर्सेस होते हैं, उसमें एक या एक से ज्यादा आपके ईएमएफ सोर्सेस होते हैं, तो वो आपका कैसा आपका नेटवर्क बन जाता है, आपका एक्टिव नेटवर्क बन जाता है। आपका कैसा बन जाता है, एक्टिव नेटवर्क बन जाता है। जब ये मैंने आपको पढ़ाया था, ये सारे के सारे मैंने आपको पढ़ा रखा है। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप मेरे प्रीवियस ईयर के वीडियो, मतलब प्रीवियस वीडियो आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने ये सारे के सारे आपको डिस्कस कराए गए हैं। ये तो ईएमएफ एक से ज्यादा आपके बन जाते हैं, तो ये आपका कैसा बन जाता है, एक्टिव नेटवर्क बन जाता है। वो आपका एक्टिव नेटवर्क बन जाता है। ठीक है, पैसिव के बारे में मैंने बता दिया, एक्टिव आपका पता हो चल गया। लीनियर और नॉन लीनियर के बारे में भी आप हाथों हाथ आप पढ़ लीजिए। लीनियर और नॉन लीनियर के अंदर क्या होता है, लीनियर सर्किट सर्किट होते हैं। लीनियर सर्किट इज वन हुज पैरामीटर आर कांस्टेंट, मतलब उसका नाम में लीनियर है। लीनियर मतलब एक जैसा चलेगा, कांस्टेंट चलेगा। उसके पैरामीटर कैसे रहेंगे, हमेशा कांस्टेंट रहेंगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। आल्सो दे डू नॉट चेंज विद वोल्टेज और करंट एंड सर्किट ऑब्स ओम्स लॉ। ठीक है, आपके वोल्टेज और करंट से आपका बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। ठीक है, और नॉन लीनियर क्या है, ये तो आप चेंज होंगे। नॉन लीनियर तो इसका अपोजिट हो जाएगा। इट इज दैट सर्किट हुज पैरामीटर चेंज विद वोल्टेज एंड करंट। वोल्टेज और करंट के चेंज होने पर इनके पैरामीटर आपके बदल जाएंगे। ठीक है, तो ये होते हैं आपके नॉन लीनियर सर्किट। ठीक है, इससे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आपके बनते हैं, लीनियर, नॉन लीनियर, एक्टिव और पैसिव। ठीक है, तो इनको आपको भूलना नहीं है, इनको आपसे को ज्यादा से ज्यादा चीजें प्रैक्टिस करनी है। ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, क्वेश्चन नंबर 24 इन डेल्टा कनेक्शन। देखो, आपको सारे के सारे कनेक्शन मैंने बताए हैं। ठीक है, आपका सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस एंड सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ कैपेसिटर, और सीरीज से और स्टार कनेक्शन, जो स्टार और डेल्टा जो कनेक्शन होते हैं, और इसका उल्टा रिवर्स करते हैं, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में चेंज करते हैं। ये सारे के सारे कॉम्बिनेशन आपको पढ़ाए हैं इससे पहले वाले वीडियो में, आप पहले भी उसको जाके देख सकते हैं अगर नहीं पता है तो। इन डेल्टा कनेक्शन द नेटवर्क व्हेन रजिस्टर ओपन द पावर विल बी, मतलब कोई आपका डेल्टा कनेक्टेड है। डेल्टा कनेक्टेड आपका कैसा होता है, आपका ये आपका डेल्टा कनेक्टेड होता है। ठीक है,
ठीक है, और यहाँ पर एक और ए लगा देते हैं, ठीक है। एक यहाँ से और एक यहाँ से, ये आपका डेल्टा कनेक्टेड होता है। इसमें से ये बोला है कि आपका कोई भी एक रेजिस्टेंस निकल जाए तो उस पर पावर पावर पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, पावर आपकी क्या हो जाती है, अगर डेल्टा कनेक्शन में से एक निकाल दिया जाए तो पावर आपकी रिड्यूस हो जाती है 1/3। ये रटा हुआ क्वेश्चन है, एक डायरेक्टली आपके एग्जाम में मिलता है, बहुत सारे एग्जाम में आपका रिपीट हो चुका है ये क्वेश्चन, तो आपको डायरेक्टली रटा होना चाहिए। क्वेश्चन रिड्यूस हो जाती है उसकी पावर कितनी, 1/3 टाइम्स, ठीक है। और अगर इसी को आप स्टार कनेक्टेड में बात करें तो स्टार कनेक्टेड में बात करें, स्टार कनेक्टेड का कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है, ये तो आपको पता ही होगा। स्टार कनेक्टेड में तो एक बाइंडिंग आपकी चली जाए तो उसकी पावर पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है, उसकी पावर पे आपकी 1/2 रह जाती है, हाफ पावर रह जाती है स्टार के अंदर, और डेल्टा के अंदर रिड्यूस हो जाती है 1/3 टाइम्स, उसमें भी रिड्यूस होती है 1/2 टाइम्स, ठीक है, हाफ के टाइम पे, और इसमें 1/3 टाइम्स के आपका रिड्यूस हो जाती है। और इनके कन्वर्जन भी आपको पता होना चाहिए कि इनको कन्वर्ज कैसे करते हैं, स्टार को डेल्टा में, डेल्टा को स्टार में। तो एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको प्लीज याद कर लीजिए, रिड्यूस हो जाती है 1/3 टाइम, आप अपने नोट्स में लिख सकते हैं ऐसे पॉइंटों को, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 25 में आपका क्या दिया हुआ है, टू फिगर दिया हुआ है, 1 एंड 2 आर गिवन बिलो इट इट ठीक है, आपको दो फिगर दिया, विच स्टेटमेंट इन दी ऑप्शंस इज वैलिड फॉर द गिवन फिगर, कौन सा स्टेटमेंट इनमें से सही है। स्टेटमेंट अब आपको पढ़ लेते हैं, स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है इन्होंने, स्टेटमेंट दिया हुआ है ए, ठीक है, आपको 4 स्टेटमेंट दे दिए हैं इससे रिलेटेड। फिगर टू को देखते हैं, ये रहा, ठीक है, सेल इन सीरीज एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन, सीरीज और पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, बिल्कुल गलत, ये आपका सिर्फ पैरेलल कॉम्बिनेशन में दिया हुआ है, सेल सीरीज में कहां दिया हुआ है, ठीक है। फिगर नंबर 1, ठीक है, फिगर नंबर 1 को देखते हैं इस बार, इन सीरीज कॉम्बिनेशन, फिगर में जो दिया हुआ है ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है, यस दिया हुआ है, तो आपका स्टेटमेंट बी वाला बिल्कुल सही है, ठीक है। फिगर नंबर 1 में फिर से देखते हैं, सेल इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, अगर हमारा बी वाला सही है तो आपका सी तो आपका बिल्कुल गलत हो जाएगा, ये पैरेलल में नहीं है। फिगर 2, सेल इन सीरीज कॉम्बिनेशन, सेल आपका सीरीज कॉम्बिनेशन में तो ना सेकंड में, ये आपका पैरेलल कॉम्बिनेशन, ये गलत, तो आपका ओनली आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, मतलब जो स्टेटमेंट आपका दिया हुआ है बी वाला वो आपका सही हो जाएगा। चलिए ऑप्शन से अब इसको देख लेते हैं, ऑप्शंस क्या क्या दिया गया है इसका। ऑप्शंस आपका देखो बी ही स्टेटमेंट आपका बिल्कुल सही दिया हुआ है, तो इसमें क्या है, बी ऑप्शंस आपका बिल्कुल सही है। आपका बी ऑप्शंस में आपका जो दिया हुआ है ना, वो आपके फिगर, जो फिगर नंबर 1 में दिया हुआ है उसमें आपके जो सेल लगे हुए हैं वो आपके सीरीज क्रमीकरण में लगे हुए हैं, जिसकी आपकी आप देख सकते हैं इसका नेट वोल्टेज भी आपका बढ़ गया है, जो आपका 6 वोल्टेज आपका हो गया है, क्योंकि आपका वोल्टेज सीरीज में आपके वोल्टेज सोर्स को आप ऐड करते हैं तो उसमें आपका वोल्टेज इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है, तो आपको क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और उसको आपको बनाते जाना है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ अ वेरिएबल कैपेसिटर। इस क्वेश्चन को आप वेरी वेरी इंपोर्टेंट करके आप लिख सकते हो कहीं पर भी अपने नोट्स जहां आप बनाते हो, ठीक है, तो वेरी वेरी इंपोर्टेंट की मार्क में दूंगा, क्योंकि क्वेश्चन बहुत ज्यादा रिपीटेबल आपका देखा गया है। ये अभी देखो 22 में ही आपका एमपीईएससी में भी आपका पूछा गया है। तो आपका विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर, इनमें से आपका वेरिएबल कैपेसिटर कौन सा है। इनमें से वेरिएबल कैपेसिटर आपका है एयर कैपेसिटर, को एयर कैपेसिटर जो होता है वो आपका कैसा होता है, आपका एयर कैपेसिटर होता है, वो आपका वेरिएबल कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, ठीक है। एयर कैपेसिटर आपकी वेरिएबल कैपेसिटर की श्रेणी में आता है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपका वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सबसे ज्यादा रिपीटेबल होने वाला क्वेश्चन होता है, और अच्छा भी क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आना भी चाहिए। एयर कैपेसिटर आपका कैसा होता है, आपका वेरिएबल कैपेसिटर होता है। एयर कैपेसिटर इज एन एग्जांपल ऑफ वेरिएबल कैपेसिटर। एयर कैपेसिटर, टर्निंग कैपेसिटर, ट्रिमर कैपेसिटर, ये आपके कैसे एग्जांपल हैं, ये सारे के सारे आपके वेरिएबल कैपेसिटर के एग्जांपल। तो इन सबको याद रखना है, एयर कैपेसिटर, टर्निंग कैपेसिटर, कभी कभी ऑप्शन बदल के इनके भी नाम पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो ये कैसा है, आपका एयर कैपेसिटर आपका वेरिएबल कैपेसिटर का एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको आपको भूलना नहीं है बिल्कुल भी, इसको तो आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट आप मेरी तरफ से लगा लीजिए। क्वेश्चन नंबर 27 में आप देखते हैं क्या दे रहा है, व्हाट इज अ फार्मूला टू डिटरमाइन द टर्मिनल वोल्टेज ऑफ एन इलेक्ट्रिकल सर्किट। मतलब जो इलेक्ट्रिकल टर्मिनल का अपन को आपका निकालना है, ठीक है, वोल्टेज निकालना है टर्मिनल में, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है। देखो ईएमएफ, ये आपकी देखो ये वाली ये जो चित्र है ना आपके ध्यान में होना चाहिए, ये आपका ईएमएफ हो गया, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया, ये आपका वोल्टेज वो टर्मिनल वोल्टेज हो गया। तो आपको क्या निकालना है, यहाँ पर टर्मिनल वोल्टेज आपको निकालना है। देखो ये सारा का सारा ये ईएमएफ से बनके आ रहा है, यहां से जनरेट हो रहा है, और इलेक्ट्रिसिटी करंट की डायरेक्शन कुछ ऐसे है, इस फिगर में भी आपको दिखाई दे रही है। तो ये फिगर कोई क्वेश्चन में दिया नहीं गया है एक्चुअल में, ये फिगर आपके ध्यान में होना चाहिए, ठीक है, ये बहुत बेसिक फिगर है, ठीक है। तो ईएमएफ, अब अगर आपको टर्मिनल वोल्टेज निकालना है ना, तो ये टर्मिनल वोल्टेज यहां पर कैसे बना होगा, ईएमएफ जो आया था टोटल डायरेक्टली और कुछ इसमें खपत हो गया होगा, तो ई माइनस आई इंटू आर इक्वल टू बी टी, टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा आपको, बी टी आपको टर्मिनल वोल्टेज मिलेगा। तो टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। वोल्टेज ड्रॉप किसके अंदर हुआ है, ये रेजिस्टेंस के अंदर हुआ है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, आपका बी ऑप्शन हो जाएगा, ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप। तो ये, और ये क्वेश्चन बहुत बेसिक था, तो ये आपका फिगर जब तक आपके ध्यान में आपको याद नहीं होगा, और ये वाला जो फिगर सबसे ज्यादा यूज होता है डीसी मोटर्स के, जब हम कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ते हैं उधर पे, उस टाइम पे ये वाला फिगर काफी यूज होता है, ठीक है। तो ये आपको याद होना चाहिए, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप, ठीक है। तो इसको तो आप रट लीजिए, टर्मिनल वोल्टेज इक्वल टू ईएमएफ माइनस वोल्टेज ड्रॉप आपका ये होता है, ठीक है। और बेसिक है ये तो आपको पता ही होना चाहिए, ठीक है, यहां से आपने इनको निकाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 28 आपका क्या कह रहा है, द रेशियो बिटवीन
द रेशियो बिटवीन द इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ इज कॉल्ड, ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, दैट इज कॉल्ड आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है। ये डायरेक्टली आपको याद होना चाहिए, ये आपको याद होना चाहिए। इसका आंसर क्या होता है, आपका एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होता है। जो रेशियो होता है ना इलेक्ट्रिक फ्लक्स डेंसिटी इन डाइलेक्ट्रिक मीडियम एंड द करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ, दैट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। ठीक है, एब्सोल्यूट परमेबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, ये थोड़ा अच्छा क्वेश्चन है, कहूंगा एक अच्छे लेवल से पूछा हुआ क्वेश्चन है, जो कि हर स्टूडेंट सॉल्व नहीं कर पाएगा, लेकिन ये है सिंपल क्वेश्चन। फाइंड द क्रिटिकल रेजिस्टेंस फॉर द गिवन ओपन सर्किट कैरेक्टरिस्टिक कर्व। आपको ये दे दिया, एक सर्किट दे दिया, इसमें आपको क्रिटिकल आपको रेजिस्टेंस निकालना है। देखो सारे ओम में है तो आपको रेजिस्टेंस निकालना है कहीं ना कहीं, तो यहाँ पर ये 200 आपको दे दिया और 0.25 दे दिया है आपको। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे 200 अपॉन 0.2 को आप सॉल्व करोगे तो ये आपका क्या आएगा, वोल्टेज आपका ओम्स निकल के आ जाएगा, रेजिस्टेंस। तो ये इसका आपको सॉल्व करोगे तो आपका 1000 ओम्स आपका निकल के आ जाएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1000 ओम। आपका सी ऑप्शन आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये सिंपल, इतना सिंपल क्वेश्चन नहीं कहूंगा इसको, हर कोई स्टूडेंट इसको नहीं करके आ पाएगा। ठीक है, तो इसको आप इस टाइप के क्वेश्चन, जो हर क्वेश्चन से आपको लड़ना नहीं है, एक्चुअल में आपको हर क्वेश्चन से बिल्कुल भी लड़ना नहीं है। कुछ क्वेश्चन छोड़ने लायक होते हैं, लेकिन जो इजी क्वेश्चन होते हैं जो आप बना सकते हो उनको आप नहीं कर सकते। अगर आप उन क्वेश्चनों को भी गलत करोगे तो आप रेस से बाहर हो जाओगे सिलेक्शन के। ठीक है, तो आपको मैं सिर्फ यही बोलता हूँ हर वीडियो में, जितना भी आप पढ़ रहे हैं, आप जितना भी आप पढ़ रहे हैं उसको 10 बार पढ़िए। जरूरी नहीं है बहुत ज्यादा नया पढ़ना है या बहुत ज्यादा टिपिकल टफ वाला पढ़ना है, आपको बिल्कुल ऐसा नहीं करना है। आप जो भी पढ़ रहे हैं उसको आप 10 बार पढ़िए बस। जैसे कि इस वीडियो को आप देख रहे हो तो इस वीडियो को आप 10 बार देख लीजिए, आपको ये वीडियो के सारे क्वेश्चन होंगे वो आपको रट जाएंगे, कहीं ना कहीं रट जाएंगे। तो आपको क्वेश्चन पेपर में आपको जब क्वेश्चन देखेगा तो आप उसको तुरंत अलंच आप उड़ा दोगे उसको, उसमें दिक्कत नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 30 में। हाउ लॉन्ग विल एनर्जी लाइट स्टे ऑन, इमरजेंसी जो लाइट होती है वो कितनी देर तक आपकी जलाई जाती है। ये क्वेश्चन का कोई सपेयर नहीं है, तो इसका आंसर क्या है, 90 मिनट है। इस डायरेक्टली स्टैक्स वाले फिगर है, इनको तो आपको रटना ही पड़ेगा। 90 मिनट है। इस टाइप के क्वेश्चन कम ही आते हैं वैसे आपके ठीक ठाक एग्जाम के अंदर, लेकिन ये MPESB वाले इलेक्ट्रीशियन के पेपर में आया है तो ये 90 मिनट आए हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन तो आप अगर आपको याद होगा जब भी लगा पाओगे, वरना तो आप लगा नहीं पाओगे। जो इमरजेंसी लाइट होती है उसको 90 मिनट तक चालू किया जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, व्हाट आर द फीचर ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। पैरेलल कॉम्बिनेशन के फीचर क्या होते हैं। ठीक है, तो इस ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। ऑलवेज एट अ वेरी हाई फॉर डिस्टेंस फ्रॉम ईच अदर, ऑलवेज एट अ वेरी लो फॉर डिस्टेंस ईच अदर, ऑलवेज वेरी क्लोज टू ईच अदर, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम द ईच अदर। देखो जो अपने जो घरों के जो कनेक्शन होते हैं वो आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन में होते हैं। तो आपके जो फैन है, लाइट है, ये जो क्या है एक ही सोर्स से आपको दिए जाते हैं। यहाँ से फैन गया, यहाँ से आपके लाइट गई, यहाँ से आपके स्विचेस के लिए गया, तो ये क्या होते हैं, ये आपके सारे के सारे इक्वल डिस्टेंस पे होते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर। और पैरेलल कॉम्बिनेशन के अंदर क्या होता है, आपका वोल्टेज कैसा रहता है, आपका सेम रहता है हर जगह। यहाँ भी सेम वोल्टेज आएगा, यहाँ भी सेम वोल्टेज आएगा, यहाँ भी सेम वोल्टेज आएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन हो जाएगा, ऑलवेज इक्वल डिस्टेंस अपार्ट फ्रॉम ईच अदर। ठीक है, ये एक ही आपकी सारे के सारे कैसे होते हैं, ईच अदर आपके कैसे होते हैं, इक्वल डिस्टेंस पे लगाए जाते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में। ठीक है, तो ये भी अच्छा क्वेश्चन आपको मान सकता हूं। और MPESB में हमेशा जाना चाहिए टिपिकल क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं अच्छे, मतलब टिपिकल का मतलब एक अच्छा लेवल होता है इनके क्वेश्चनों का। ठीक है, तो इनको क्वेश्चन को आप इंपोर्टेंट आप मार सकते हैं। ठीक है, बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, आपका क्वेश्चन नंबर 32। व्हाट इज द स्टैंडर्डाइजेशन स्पीड ऑफ एन AC मोटर ऑपरेटिंग एट 60 हर्ट्ज। ठीक है, AC मोटर की आपकी 60 हर्ट्ज पे आपकी स्टैंडर्डाइजेशन स्पीड पूछिए, तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए। NS = 120 F/P आपका फॉर्मूला होता है। ठीक है, F की आपकी फ्रीक्वेंसी की आपको गिवन दे दी है, ये आपकी 60 दे दी है। ठीक है, पोल आप स्टैंडर्ड मान लीजिए, ये आपके 2 होते हैं। ठीक है, 2 6 12 और 0 6 6 36 6 6 30 00, तो 3600 आपकी RPM आपकी स्पीड हो जाएगी। 3600 RPM आपका D आपको दिखाई दे रहा है। जब तक आपको ये फॉर्मूला याद नहीं होगा, NS = 120/P, वैसे बहुत सिंपल फॉर्मूला है, हर एक बच्चे को ये फॉर्मूला रटा होगा कहीं ना कहीं। तो इस फॉर्मूले जब तक नहीं रटा होगा आपके पास, आप इस क्वेश्चन का आंसर नहीं कर पाओगे। और अगर आपको कहीं नहीं समझ में आ रहा ना, तो आपको स्टैंडर्डाइजेशन स्पीड दिया हुआ है ना, तो यहाँ पर आपको पोल 2 मान के चलना है। और जो फ्रीक्वेंसी भी अगर नहीं दी है तो फ्रीक्वेंसी आपको 50 हर्ट्ज मान के चलना है ना कि 60 आपको ऑप्शंस में दे दिया, इसलिए हमने 60 लगाया, वरना हम स्टैंडर्डाइजेशन रखते तो हम 120 × 50 रखते और अपॉन में 2 रखते। इसको सॉल्व करते 2 6 12 और 0 6 5 30, तो इसमें 3000 RPM आपका निकल के आता अगर फ्रीक्वेंसी नहीं दी जाती। यहाँ पर ऑपरेटिंग फ्रीक्वेंसी 60 हर्ट्ज दे दिए, तो इसका आंसर क्या निकल के आ रहा है, 3600 एम्पियर निकल के आ रहा है। ऐसा क्वेश्चन घुमा फिरा के आपको दे देता है एग्जामिनर, इसलिए मैंने आपको यहाँ दोनों केस आपके बता दिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, क्वेश्चन नंबर 33। 3 रेजिस्टेंस इन अ फिगर ए, आपको 3 रेजिस्टेंस दिख रहे हैं इन अ फिगर ए आर गिवन, फाइंड द करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस। ए आपका बी फिगर में आपको इसके करस्पॉन्डिंग आपको निकालना है। ए आपका देखो आपका स्टार कनेक्शन है, ये आपका डेल्टा कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन और डेल्टा कनेक्शन से आपको डरने की कोई जरूरत नहीं है। स्टार कनेक्शन कैसा होता है मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, ठीक है, और ये तो आपका स्टार हो गया। ठीक है, स्टार में आपको क्या दिया हुआ है, आपका 2 दिया हुआ है,
3 दिया हुआ है, ओम्स में दिया हुआ है सारे के सारे, ठीक है। अब आपका डेल्टा, डेल्टा कैसे बनता है, इन सबको मिला दो, ए बन गया, और यहाँ से इसको मिला दो, ए बन गया, और यहाँ से नीचे से इसको मिला दो तो ए बन जाएगा, ठीक है। ये आपका क्या बन जाएगा, डेल्टा। ये आपका R1 बन जाएगा, ये R2 बन जाएगा, R3 बन जाएगा। आप किसी से भी टाइप से आप कर सकते हो R3। अब इसकी R1 मतलब R1 R2 R3, अब इसका फॉर्मूला जो होता है वो आपको पता होना चाहिए। अब माना कि आपको निकालना है R1, तो R1 आप कैसे निकालोगे, तो इसके लिए फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो फॉर्मूला इसके आपका सॉल्यूशन में दिया हुआ है एक्चुअल में, मैं आपको वहीं से आपको देख के बता देता हूं। जैसे कि ये आपका ए स्टार बना दिया, जैसे कि मैंने अभी आपको बनाया था स्टार, ठीक है। ए स्टार हो गया, ये आपका डेल्टा हो गया, ठीक है। तो आपको R1 की वैल्यू आपको पूछी गई है, R1 की वैल्यू क्या है, R2 की वैल्यू क्या है, R3 की वैल्यू। तो R1 को आपको निकालना है तो डायरेक्टली फॉर्मूला क्या होता है, इन दोनों का इनटू अपॉन इन तीनों का प्लस। जैसे कि R1 का मैं एक का निकाल के दिखा देता हूं आपको, R1 का आपको निकाल के दिखा देता हूं, ठीक है। R1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, इस R1 से जो जो लड़े हुए हैं, मतलब एक जे है और एक जे है, इन दोनों का तो इंटू होता है, तो 2 इंटू 3 हो जाएगा, अपॉन नीचे आपका इन तीनों का आपका प्लस हो जाएगा, ठीक है। 2 + 3 + 4, तो 2 + 3 + 4, ठीक है, ये वो आपका हो जाएगा, ठीक है। 3 दूनी 6 आपका ऊपर हो जाएगा, और नीचे 4 3 7 7 2 9 हो जाएगा। तो 3 दूनी 6, 3 3 का 9, तो 2/3 आपका पहले का निकल के आ जाएगा। R1 की वैल्यू 2/3 निकल के आएगी, देखो यहाँ पर निकल के भी आ रही है 2/3, ठीक है। इस टाइप से ही आपका R2 निकालना है, R3 निकालना है। ये आपका कन्वर्जन है, डेल्टा टू स्टार कन्वर्जन है। ये कन्वर्जन जब तक आपको याद नहीं होंगे, जब तक आप इस क्वेश्चन को नहीं निकाल सकते। इस क्वेश्चन को बस वही लड़का निकाल सकता है जिसने बहुत अच्छे से बेसिक इलेक्ट्रिकल पढ़ी हो उसने, और बहुत ईजी है ये कन्वर्जन, बहुत डिफिकल्ट नहीं है। ऐसे ही आपका स्टार टू डेल्टा, डेल्टा टू स्टार भी आपका आता है। तो ऐसे ही आपको आगे के तीनों और निकाल देने हैं, तो अब इसका आपका आंसर निकल के आ जाएगा, ठीक है। इसका आंसर आपका R1 की वैल्यू 2/3 और R2 की वैल्यू 8/9 और R3 की वैल्यू 4/3 आपका निकल के आ रहा है। ये आपके सारे फॉर्मूले में इसको लगा के रख दिया, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, 34। क्वेश्चन नंबर 34 आपका कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड रेडियस R इज प्रोपोर्शनल टू, ठीक है। रेजिस्टेंस आपको देखो, आपको पता होगा R इक्वल टू रो L/A होता है, ठीक है। ये आपका क्या कह रहा है, रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर ऑफ L एंड रेडियस R इज प्रोपोर्शनल टू, किसके प्रोपोर्शनल होती है। तो ये तो आपका इसके रेजिस्टेंस के प्रोपोर्शनल होती है, R डायरेक्टली प्रोपोर्शनल L/A होता है। ए और ए आपका ए क्या होता है, एरिया होता है। तो एरिया और ये क्या है आपका आर, या रेडियस के फॉर्म में पूछ लिया, तो आर रेडियस होता है आपका पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आर का क्या कर दोगे, तो यहाँ एक ही जगह आप पाई तो आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो पाई को आप हटा सकते हो कांस्टेंट लेके, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आर स्क्वायर। तो यहाँ पर आपको L/R² आपका पूछने की कोशिश कर रहा है, एक्स माइनर और कुछ नहीं। तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। तो L/R² को ही तो अपन बोलते हैं रेडियस, ठीक है। रेडियस के फॉर्म में पूछना जा रहा है एक्चुअली में, वो ना कि एरिया के फॉर्म में। लेकिन अपना जो थ्योरेटिकल फॉर्मूला क्या होता है, रेडियस और रेजिस्टेंस इक्वल टू रो L/A, ए इक्वल टू आपका एरिया होता है, एरिया की जगह अपने पाई आर स्क्वायर रख दिया, तो पाई आपकी कांस्टेंट वैल्यू, तो आपको इसको अभी के लिए हटा दिया, तो आर को आपने आर स्क्वायर लिख दिया, तो L/R² यहाँ से ये बन जाएगा, ठीक है। तो इसमें कोई ज़्यादा डिफिकल्ट था नहीं, बस थोड़ी सी नॉलेज की जरूरत थी, तो आप इसको बना सकते थे। लेकिन ये अच्छे क्वेश्चन की स्टडी में मैं आपको दूंगा, स्टार आप लगा लीजिए इस क्वेश्चन को, तो L/R² आपका बन जाएगा, ठीक है। और ऐसा नहीं है ये रिसेंट टाइम में ही आपके क्वेश्चन आया हुआ प्रीवियस ईयर में, ऐसा नहीं है कि बहुत पुराना क्वेश्चन हो, 2022 में ही पूछा गया है आपका जूनियर लाइनमैन में, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35, 10 सेल है, ठीक है, 10 सेल है, ईच ऑफ 1.5 वोल्टेज ईएमएफ, और हर एक का ईएमएफ कितना है, 1.5 वोल्टेज ईएमएफ है, एंड 0.2 ओम इंटरनल रेजिस्टेंस है, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है, 0.2 इंटरनल रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन अ पैरेलल के अंदर वो कनेक्टेड है अक्रॉस ईच अदर। लोड दे दिया उनका 3 ओम, ठीक है, लोड कितना दे दिया, 3 ओम दे दिया। द लोड करंट इज, वो आपका लोड करंट आपका पूछ रहा है, तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का न्यूमेरिकल आपको आना ही चाहिए हर पेपर में, और इजीली ये बन जाता है। देखो देखो, सबसे पहले आपको पता होगा, जो भी अपन पैरेलल की कंडीशन में करते हैं, एन नंबर ऑफ टर्न्स होते हैं, मतलब सेम वैल्यू के होते हैं, तो बाई एन वाई जितने नंबर ऑफ वैल्यू होते हैं वो उसको रख देते हैं, जितनी वैल्यू अपन 2 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ से आपका 1.5 है, ठीक है, तो 1.5 इंटू देखो अपन को बी इक्वल टू, एक मिनट, बी इक्वल टू आई इंटू आर होता है, ठीक है। तो अपन को आई पूछा हुआ है, तो बी अपॉन आर इधर पे निकल के आएगा, ठीक है। वोल्टेज कितना दिया, 1.5 ऑफ ईच सेल दिया, तो यहाँ पर कितने हैं आपके, 10 हैं, तो 10 इंटू 1.5, आप एक्चुअली में स्क्रीन अभी बहुत छोटी पड़ रही है, ठीक है, तो इसके सॉल्यूशन से मैं आपको समझा देता हूँ, इसका सॉल्यूशन भी दिया होगा, ठीक है। जो मैं बोला था ना, आई की वैल्यू निकाली, तो बी अपॉन आर हो गया, ये 10 आपका
टोटल नंबर 10 कितने हैं 10 इंटू 1.5, एक की ईच की वैल्यू कितनी है 1.5, यहाँ पर 0.2 ये आपका क्या है इंटरनल रेजिस्टेंस है, और यहाँ पर टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा 10 इंटू 3, 10 इंटू 3 क्यों हुआ है क्योंकि यहाँ पर आपका 10 लोड, हर एक के लोड में 3 लगेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा 10 इंटू 3, इसको आप सॉल्व करोगे तो आपका ये आपका निकल के आ जाएगा, करंट आपका निकल के आएगा 0.513 एम्पियर। तो ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए N इंटू ई अपॉन आर प्लस एन आर, ठीक है। जब तक आपको ये याद नहीं होगा, अगर ये आपको याद भी नहीं है ना, तो B इक्वल टू आई इंटू आर से भी आप जाओगे तो अभी आपका सॉल्यूशन निकल के आ जाएगा, ठीक है। लेकिन आपको बेसिक पता होना चाहिए, ठीक है। तो अच्छा क्वेश्चन है, इसको आप इसकी प्रैक्टिस कीजिए, एक दो बार इसके टाइप के और क्वेश्चन लगाइए तो आपका न्यूमेरिकल आपका इजीली हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या दिया हुआ है, और मैं कोशिश करूंगा कि एक वीडियो में क्या करूंगा, सारे के सारे न्यूमेरिकल जो आए हुए हैं उनको मैं सॉल्व करा दूंगा। अगर आप ऐसा बोलोगे मेरे को कमेंट करके, तो मैं क्या करूंगा सारे न्यूमेरिकल का क्वेश्चंस को एक साथ उठा के सबको सॉल्व करा दूंगा, ठीक है। तो बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36 की, विच अमंग द फॉलोइंग इज द रिक्वायर्ड ऑफ द सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। सिंपल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट के लिए इनमें से सबसे पहले की रिक्वायरमेंट क्या होती है, वोल्टेज, करंट, रेजिस्टेंस, पाथ। देखो जब तक आपका पाथ नहीं बनेगा तब तक आपका वो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपकी कंप्लीट नहीं होगी। अगर आपके पास वोल्टेज है तो क्या आप कंप्लीट कर लोगे, बिल्कुल नहीं। करंट है, करंट तो कर लोगे नहीं, रेजिस्टेंस है नहीं। अगर बच्चा, तो जब तक आपका पाथ नहीं होगा, क्लोज पाथ नहीं होगा ना, जब तक आपकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आपकी नहीं होगी। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ट्रिकी क्वेश्चन है, पाथ आपका हो जाएगा। कभी कभी बच्चे लगाए जाते हैं, इसको करंट लगाया जाता है, कोई वोल्टेज लगाया जाता है, रेजिस्टेंस तो चलो कोई नहीं लगा के आता, लेकिन कंफ्यूजिंग हो जाता है। तो इस क्वेश्चन को आपको जाने से जाना पड़ना, जैसे कि आपको कंफ्यूज ना हो, पढ़ो ना, मतलब सबसे जाना पड़ना है। तो आप पाथ इसका होता है, क्या होता है, पाथ आपकी जरूरत पड़ती है, सबसे पहले आपको पाथ की जरूरत पड़ती है। सिंपल क्वेश्चन था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 37, व्हाट विल बी द चेंज इन वोल्टेज, व्हाट विल बी द चेंज इन वोल्टेज, वोल्टेज में क्या चेंज आएगा, व्हेन द पावर एंड रेजिस्टेंस ऑफ अ सर्किट इंक्रीज ऑफ अ 2 टाइम, पावर और रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स आपने इंक्रीज कर दिया। देखो P इक्वल टू आपका क्या होता है, B² अपॉन R होता है, ठीक है, B² अपॉन R होता है। ये पावर को और रेजिस्टेंस को आप निकाला है, और B के रिस्पेक्ट में आपका चेंज कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ से आप पहले B की वैल्यू निकाल लीजिए, B की वैल्यू कुछ P इंटू आर हो जाएगी, क्योंकि R तो यहाँ पर इंटू में मल्टीप्लीकेशन में चले जाएगा, ये तो स्क्वायर है तो अंडर रूट के अंदर पहुंच जाएगा, P इंटू आर। तो B का रिलेशनशिप क्या आ गया, P इंटू आर आ गया। और एक अब क्या कह रहा है यहाँ पर, P को 2 टाइम्स बढ़ा देता, रेजिस्टेंस को भी 2 टाइम्स बढ़ा देता, भैया 2 टाइम्स P को बढ़ा दिया और 2 टाइम्स आपका रेजिस्टेंस को बढ़ा दिया, 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, B इक्वल टू 4, अंडर रूट के अंदर 4 इंटू P इंटू आर, और 2 को आप अंडर रूट निकालोगे तो B इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 इंटू रूट के अंदर P इंटू आर आ जाएगा। तो मतलब यहाँ पर ये P इंटू आर, ए भी सेम आ गया, 2 ए भी सेम आ गया, तो P B आपका कैसा हो गया, आपका 2 टाइम्स हो गया, 2 टाइम्स हो गया। तो ये आपका क्या आ जाएगा, 2 टाइम्स आपका दिखाई दे रहा है कहीं, बिकम्स हाफ, बिल्कुल नहीं, बिकम्स 2 टाइम्स। तो डी इसका ऑप्शन हो जाएगा 2 टाइम्स। इस पे इंपैक्ट क्या हो जाएगा, वोल्टेज आपका कैसा हो जाएगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। अगर आप वोल्टेज को 2 टाइम्स और रेजिस्टेंस को 2 टाइम्स बढ़ा देते हो तो बिकम्स वोल्टेज बिकम 2 टाइम्स हो जाएगी। अच्छा क्वेश्चन था, इंपोर्टेंट क्वेश्चन था, आप इसको थोड़ा लॉजिक से भी बना सकते थे, ठीक है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकम्स 2 टाइम्स आपका हो जाएगा। सॉल्यूशन के अंदर अगर आप देखोगे तो उन्होंने भी इसी टाइप का सॉल्यूशन किया हुआ है, ठीक है। यही इसका सबसे बेस्ट मेथड है इसको करने के लिए। और ये क्वेश्चन क्या है, एक्चुअल में काफी रिपीट होते हैं, तो कुछ एकदम सेम क्वेश्चन आपको, यही सेम क्वेश्चन आपको अगर रिपीट होगा आपके पेपर में, और इससे पहले एक नाइट पहले आपने ये वीडियो देख के जाओगे, तो कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन आपको याद होगा, तो आप इसको डायरेक्टली इनका सॉल्यूशन इतना ना करते हुए आप डायरेक्टली आंसर लगा सकते हो, बिकम्स 2 टाइम्स हो जाएगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन के कुछ आंसर आपको रटे होने चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 38, द यूनिट ऑफ फोर्स कैन बी गिवन इज, जो फोर्स की यूनिट क्या होती है आपको सबको पता है, न्यूटन न्यूटन न्यूटन। और इससे पहले वाले वीडियो में हमने बताया था 1 kg इक्वल टू कितने न्यूटन्स होते हैं। इसका कमेंट मेरे को आपको आंसर करना है, कमेंट करके बताना 1 kg इक्वल टू कितने न्यूटन होते हैं, और ये मैंने आपको पिछले ही वीडियो में पढ़ाया है, ठीक है। तो यूनिट ऑफ फोर्स न्यूटन होती है, ठीक है। और प्रेशर की यूनिट आपकी पास्कल होती है, ठीक है। प्रेशर की यूनिट आपकी पास्कल होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स की आपके यूनिट वेबर होती है, ठीक है। वेबर हो गया, पास्कल हो रही है। और हेनरी आपकी किसकी यूनिट होती है, ये आपको कमेंट करके बताना है। इसका भी कमेंट करके आपने आंसर नहीं बता पाया तो आप प्लीज अपनी तैयारी छोड़ दीजिए, हेनरी किसकी यूनिट होती है, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नेम द एनर्जी कैरिंग पार्टिकल, नेम द एनर्जी कैरिंग पार्टिकल विच इज कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल एनर्जी फ्रॉम सोलर एनर्जी इन सोलर पैनल। सोलर पैनल के अंदर जो सोलर एनर्जी के अंदर कन्वर्ट होती है वो किसकी वजह से होती है, उसका उस पार्टिकल का नाम बताना है, ठीक है। वो आपकी काय की वजह से होती है, काफी बच्चे आपका इलेक्ट्रॉन्स लगा के आ जाते हैं, बेवकूफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से नहीं होती है, वो फोटॉन्स की वजह से होती है। जो सोलर सेल के अंदर जो सूरज की जो किरणें होती हैं वो इनको पड़ती है, फोटॉन्स जब मूव करते हैं तब जाके आपकी इलेक्ट्रिसिटी के अंदर कन्वर्ट होती है, तब आपको इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, ठीक है। तो फोटॉन्स की वजह से होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसको कर लीजिए, इंपॉर्टेंट, आपका रिपीट होने के भी चांस जाना है। इस टाइप से सोलर पैनल के इस टाइप से आपके क्वेश्चन काफी बनते हैं। तो आपका इसका आंसर क्या हो जाएगा, फोटॉन्स हो जाएगा। फोटॉन्स, प्रोटॉन्स मत लगाया जाना, न्यूटन्स मत लगाया जाना, इलेक्ट्रॉन्स मत लगाया जाना, आपका फोटॉन्स की वजह से आपकी सोलर एनर्जी के अंदर एनर्जी आती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ठीक है। बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 क्या कह रहा है, इफ द क्रॉस सेक्शन एरिया ऑफ वायर इज रिड्यूस बाय अ फैक्टर ऑफ 2 टाइम्स देन द रेजिस्टेंस ऑफ द वायर। तो आपका पूछा जा रहा है कि अगर आपका क्रॉस सेक्शन एरिया को अगर आधा कर दिया जाए तो रेजिस्टेंस के वायर पे क्या फर्क पड़ेगा। तो रेजिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए होता है,
रो एल वाई ए होता है, ठीक है। आपका क्या कह रहा है, रिड्यूस क्रॉस सेक्शन एरिया को आपका रिड्यूस कर दिया जाए 2 टाइम्स, तो ए को आप रिड्यूस कर देते 1/2 टाइम्स, ठीक है भैया। इसको सॉल्व करेंगे तो ए आपका 2 काम चले जाता है ऊपर, दैट इज इक्वल टू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, रो इंटू 2 L/A हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस आपका कैसे होगा, 2 टाइम्स हो जाएगा। तो यहाँ पर कुछ दिखाई दे रहा है, बिकम्स अ डबल, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 2 टाइम्स। जो ये उसी के प्रीवियस जो 2 क्वेश्चन पहले हमने क्वेश्चन किया था उसी के जैसा सिमिलर क्वेश्चन है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बिकम्स अ 2 टाइम्स आपका हो जाएगा। सॉरी, इसका आंसर ना 2 टाइम्स नहीं होगा, एरिया ये क्या कह रहा है, देन द बिकम्स अ 4 टाइम्स हो जाएगा, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है। एक मिनट, if the cross section area of a wire is reduced by 2 times factor then the resistance of a wire is हाँ तो सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, आपका ये बिकम्स 2 टाइम्स ही हो जाएगा, डबल, सॉरी हाँ बिकम्स 2 टाइम्स और डबल बातें की है ना, इसलिए मैं कंफ्यूज हो गया था। तो इसका आंसर क्या है आपका, ए ही ऑप्शन होगा, जो बताया था वही सही है एकदम, बिल्कुल भी आप कंफ्यूज मत होजिए, ठीक है। तो चलिए आज के लिए इस वीडियो को इतना ही रखते हैं, काफ़ी बड़ा वीडियो हो गया, तो हमने 40 क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिए। अगर आपको मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो आप प्लीज़ लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि आपको आगामी वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास मिल जाए। और जो भी आपको लगता है कि हमारे वीडियो में जो भी आपको कमी नजर आ रही है, तो प्लीज़ कमियों को आप कमेंट करके बताएं, जिससे कि हम अगली वीडियो में उन कमियों को सुधार सकें और आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट दे सकें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।